Everywhere we look today, we hear about sustainability. Sustainable products, sustainable living, sustainable fashion, sustainable energy, sustainable this, sustainable that. I think this is a buzzword of today's time. But what exactly sustainability is? Is it just a trendy label or the foundation of our survival? I'm Shelly Maheshwari, and today I'm going to explore this topic with one of the expert who is not only living the subject but also breathing it. So we have with us Mr. Alok Kore from Infinite Solutions, and we will deep dive into the subject with him. Welcome to the show, sir. Thank you, sir. Alok, my very first question with you is sustainability. हमने सुना तो बहुत है, right? Everywhere, this word is actually trending everywhere, right? But अगर मैं रियल सेंस में बात करूं तो मुझे नहीं पता what is sustainability. In fact, अगर मैं चाहूं कि I want to explain it to my 13-14-year-old kid, or maybe someone who is living, in a rural village, उसको मुझे अगर sustainability explain करना है in some very simple words. So, can you do it for me? Sustainability is like the behavior. Sustainability को आप कल के साथ चुरा करके आज नहीं जी सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास चॉकलेट का एक बड़ा बॉक्स है और वो आपको पूरे वीक के लिए दिया जाए, आप उस चॉकलेट के बॉक्स को एक ही दिन में खाली कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल. वो आपके पूरे एक वीक के लिए. सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारे शेड्स हैं. इनफैक्ट एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक्स, दैट इज अ बैकबोन ऑफ सस्टेनेबिलिटी. तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इज अ बैकबोन ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स. So yes, it is important. That's why it's trending. Yes, so I can say that we can emphasize more in today's episode on not only on sustainability, but as you said, बहुत सारे verticals है. So we will emphasize more on environmental sustainability. Actually, I think it matters most at this point of time. So जैसा आपने भी कहा कि sustainability के बहुत सारे shades हैं, right? मतलब बहुत सारे verticals हैं. पर अगेन मुझे अभी लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज जितना मेरा नॉलेज कहता है, अगेन यू आर इन सब्जेक्ट मैटर, आप मुझे बताएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है दिस द फ्लड्स, द ड्रॉट्स, क्लाइमेट चेंज, इवन द इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, इतना सारा वॉर और ये सारी चीज़ें लिंक्ड विद समहाउ लिंक्ड विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. डू यू एग्री? Absolutely. It is directly connected with environment sustainability. And बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आप नेचर के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे या इकोसिस्टम में हम सस्टेनेबल जो भी नेचुरली रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज़ नहीं करेंगे. आर्टिफिशियल्स, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हम डेवलप करेंगे. लाइक कंटिन्यूस अगर हम फॉसिल फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, नेचुरल पहाड़ों को हम खोद रहे हैं, हम पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम जो प्लांटेशन है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, तो यस, जो नेचर है वो बाउंस बैक करेगी. उसका बहुत ज्वलंत एग्जांपल है हमारा उत्तराखंड. टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा पहाड़ कहीं ख़त्म किया, जंगल ख़त्म किए, और रिजल्ट हम देख रहे हैं. हम डेली वेदर कंडीशंस देख रहे हैं. जो बरसात हमारे यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जहाँ फसलें आने का टाइम था, फिर बरसात हो गई, तो हमारा इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है. तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बैकबोन, और इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे आज बात करने के साथ साथ उस पर एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जैसा आपने बोला कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बैकबोन है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी चीज़, मुझे एक समथिंग क्यूरियस, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि जैसे पेड़ अपने आप उग जाता है ना, नदी अपने आप बहती है, तो क्या मैं मान सकती हूँ कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी अपने आप आ जाती है? जैसे एग्जाम्पल, मैंने
मतलब मुझे इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़े काइंड ऑफ कि जैसे आई एम यूजिंग वॉशरूम एंड मैंने नल ज़्यादा देर खोल दिया या पानी खुला छोड़ दिया एंड सिटिंग हियर, मेरा एसी ऑन है और मैं बाहर घूमने चली गई. सो दिस इज समथिंग, ये सारी चीज़ें काउंट करती है, छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, राइट. इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात कर रही हूँ मैं. तो ये भी क्या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को काउंट करते हैं, ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स, क्योंकि ये तो गागर को सागर दिखाने जैसा है, राइट. तो अगेन माय 2 क्वेश्चंस आर देयर कि एक तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जैसे पानी अपने आप बहता है, पेड़ अपने आप उग जाते हैं, तो क्या ये अपने आप नहीं हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता है तो एफर्ट्स कहाँ से? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. ये क्वेश्चन में कई पब्लिक डोमेन पे स्पीच में या हम लोगों को फेस करना होता है. बिल्कुल एफर्ट्स करने पड़ेंगे. एफर्ट्स के साथ साथ एक्शन ग्राउंड जीरो से करना पड़ेगा. मैं कई एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ऑडियंस को बताने की कोशिश करता हूँ. आपने पूछा अपने आप हो जाएगा, तो मैं कहूँगा नहीं. आज अगर हमें भूख लग रही है तो हमें फ्रिज का डोर खोलना पड़ेगा, हमें गैस ऑन करना पड़ेगा, हमें खाना बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम हमारा पेट भर पाएंगे, राइट. अपने आप होता है कुछ हद तक ठीक है. अगर न्यू बॉर्न बेबी है, उसको भी भूख लगेगी तो वो रोएगा और मम्मा उसको फीड कर देगी. ये लिमिट या ये सिनेरियो कब होगा? जब आप नेचर रिसोर्सेज का एक लिमिट में यूज़ करें. फॉर एग्जांपल, अगर नदी बह रही है, मैं पीने का पानी साफ नदी से ले रहा हूँ, दैट इज़ ओके. अगर मैं इंडस्ट्री लगा के उस पानी का कमर्शियल यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ओके. अलॉन्ग विद दैट उसको गंदा भी कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ. बरसात का पानी गिर रहा है, आपने बड़े बड़े महलों जैसे घर बना रखे हैं और उस महल को फुलफिल करने के लिए आपने 500,000 फीट बोरवेल किया हुआ है, राइट. वो बोरवेल 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा. आपके जैसे आसपास और महल बने हुए हैं, बट आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया वाटर, बट उसको रिचार्ज के बारे में क्या? आपको पानी लेने का उतना ही हक है जितना पानी आप साफ पानी रिचार्ज करके अर्थ को वापस करता है. गिव एंड टेक. यस, डेफिनेटली. तो आई थॉट कि मैंने आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर किया. इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक. जितना आप लेंगे उतना आपको देना पड़ेगा. और अगर मदर ने या नेचर ने आपसे लेना शुरू किया तो आप और हम चुका कभी नहीं चुका पाएंगे. इवन हमारी बहुत सारी जनरेशन भी नहीं चुका पाएंगे. और सस्टेनेबल होना, नेचर को बचाना आज आपकी और मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है. ये आने वाली हमारी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th जनरेशन. क्या पता 10th जनरेशन जब हमारे यहाँ पैदा हो वो सीधे ICU में वो निकल जाए. अगर ये सिनेरियो रहा तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं. आज हम ग्लोबली देखें तो जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली राइजिंग हो रहा है. हमारे इंडिया की कोस्टल एरिया कम हो रहा है, खारा पानी सीमाओं के अंदर आ रहा है, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहा है. आप लास्ट ईयर केस स्टडी सुना होगा कि बैंगलोर में ग्राउंड जीरो वाटर. हाँ. बट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर मैं सिटी की देखूँ तो इंडिया का बिगेस्ट इकोनॉमिक हब है. बट क्या उस प्राइस पे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे लिए सही है? दैट इज अ क्वेश्चन. आपको एफर्ट और एक्शन आज ही से ले. दैट मीन्स वही कि हम समय निकल जाए उस टाइम पर सोचें कि बेटर है वी स्टिल हैव टाइम इन आवर हैंड्स. सो अगेन आई रियली गॉट माय आंसर वेरी क्लियर दैट यस वी हैव टू स्टार्ट मे बी इंडिविजुअल एफर्ट बट वी हैव टू स्टार्ट इट. सो आपकी बात से मुझे इतना तो समझ में आया कि जो एफर्ट्स हैं ये नॉन नेगोशिएबल हैं, राइट. इट मे बी इंडिविजुअल जो मे बी प्लास्टिक बैग की जगह एक कॉटन बैग लेकर शॉपिंग पे जाए, या MSMEs अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाए, या फिर जो बिग कॉर्पोरेट्स या OEMs हैं वो अपनी ESG रिपोर्टिंग कराएं. आई थिंक दिस इज समथिंग यू आर ट्राइंग टू से दैट दिस इज नीडेड.
डेफिनेटली इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि आपको एग्ज़ाम में, या मैं बोलना चाहूँगा कि ईयर ऑन ईयर हम क्लास बाय क्लास स्टडी करते हैं। तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एक एग्ज़ाम हमें पास करनी होती है, राइट। तो एग्ज़ाम हमें बताती है कि आपका ईयर का एक्सपीरियंस या आपने कितना नॉलेज गेन किया। सेम काइंड ऑफ चीज़ें या सेम काइंड ऑफ रिपोर्टिंग कॉर्पोरेट्स के लिए होती है। नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स, इट्स MSMEs ऑल्सो, और इट्स स्टेक होल्डर ऑल्सो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अगर आप बिग हाउस कॉर्पोरेट्स हैं, आप OEMs हैं, आप MSMEs हैं, आप प्लीज स्टेक होल्डर हैं। इवन आप अगर एक शहर में रह रहे हैं तो आप उसके लिए एक स्टेक होल्डर हैं। सबके लिए सस्टेनेबिलिटी कॉमन है। बट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, लाइक GRI, BRSR, ये जो कंप्लायंस है जो गवर्नमेंट ने लागू की है OEMs के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि उनका वेस्टेज या उनका सस्टेनेबल या उनका इमिशन रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जितना इमिशन करें एटलीस्ट उसको रिपोर्ट करें। ओके, सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट शायद आप यहाँ पर वॉलंटरी और कंप्लायंस मार्केट Exactly. करना चाह रहे हैं, और वो जो कंप्लायंस है वो इंडिविजुअल पर अभी अप्लाई नहीं करना। नहीं। अच्छा, सो आप थोड़ा सा प्लीज इस पे भी लाइट डालेंगे व्हाट? या बिल्कुल। वॉलंटरी मार्केट इज दैट कि आप जो इमिशन कर रहे हैं उसको जस्ट रिपोर्ट करें, एंड कंप्लायंस मार्केट इज दैट कि आप इतने % से ग्रोथ कर रहे हैं, या आप बिग हाउस हैं, या आप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी इंडिया में है, तो BRSR रिपोर्ट के थ्रू कंप्लायंस है, वो आपको मैंडेट है। वो आपको सेबी को, गवर्नमेंट को, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। और उनके साथ साथ जो बिग हाउस इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो वैल्यू चेन्स हैं, उनके जो OEMs हैं, उनके वेंडर्स हैं, उन्हें भी सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे रीज़न ये है, अगर बिग कॉरपोरेट्स या OEMs अपने सप्लाईज को, अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर MSMEs को नहीं करेंगे तो MSMEs एमिशन ही नहीं करेगा, राइट। आपने ऑर्डर किया है तो एमिशन की जो लायबिलिटी है वो आपकी है। मुझे भूख लग रही है, मेरे घर में LPG चल रही है, मुझे खाना खाना है, इसलिए गवर्नमेंट LPG सिलेंडर मेरे घर में दे रही है। दैट मीन्स मैंने गवर्नमेंट को बोला है कि मुझे LPG चाहिए, क्लीन कुकिंग के लिए गैस चाहिए, तो उसके एमिशन मेरे अकाउंट में। बट इसका मतलब ये नहीं है फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम करने के लिए मैं फॉरेस्ट काटूँ। तो इन बिटवीन हमें जो वेस्ट एनर्जी है उस पर वर्क करना चाहिए, या आई इम्प्रूव एफिशिएंसी वाले कुक स्टोव, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल है जिससे हम सस्टेनेबल हो सकते हैं। फॉर कंप्लायंस की बात करें तो यस, BRSR एंड यूरोप में CBAM एक कंप्लायंस रिपोर्टिंग है कि CBAM में जो आप इंपोर्ट या इंपोर्ट फॉर EU एंड एक्सपोर्ट फॉर इंडियन MSMEs, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट का फुटप्रिंट आपको CBAM रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे रहा है। एंड वॉलंटरी यस, GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सारे डिस्क्लोजर से एमिशन रिलेटेड वो हमें देने होते हैं, और उससे आप फ्रेम कर सकते हैं। लोग हमेशा, आई कैन से दैट पीपल लव ब्लेमिंग गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, राइट। बट डू यू फील दैट जो भी कंप्लायंस है वो, या जो भी पॉलिसी है, वो स्ट्रॉन्ग रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस के बिना पॉसिबल नहीं है? कोई भी चीज़ अगर आपको एग्जीक्यूशन में लाना है तो फॉर दैट यू नीड स्ट्रिक्ट रूल्स और समथिंग लाइक दिस, राइट। और अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल गवर्नमेंट्स की, तो जैसे उत्तराखंड मूव ऑफ उन लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ऑफ सम अदर, आई गेस बाहर की इंडस्ट्रीज को स्टेट में आने से रोका है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अ बोल्ड मूव फ्रॉम गवर्नमेंट। सो डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ move is required to bring sustainability, environmental sustainability in place? Definitely, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ मूव्स पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स की ओर से होने चाहिए।
बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आप और मेरे जैसे स्टेक होल्डर्स हैं या जो SMEs हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पॉलिसी को फॉलो करें। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है उस पॉलिसी को मॉनिटर करें। अब देखिए, आपके और मेरे एफर्ट्स बहुत छोटे हैं, बट अगर ये ब्रॉड लेवल पे जाएगा तो गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है पॉलिसी बनाना और उसको मॉनिटर करना। जो फ्रेमवर्क की हम बात किए, कंप्लायंस, वॉलंटरी, सारी चीज़ें अगर वॉलंटरी बहुत सूटेबल हो तो कंप्लायंस की ज़रूरत ही हो, राइट। इसको हम एग्जाम्पल के तो समझते हैं, अगर सारे लोग 2 व्हीलर पर हेलमेट लगा के बैठेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम है। आप रिस्क मिटिगेशन को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट चालान बना रही है कि आप हेलमेट पहनिए, मतलब गवर्नमेंट को क्या पड़ी है, आप मरेंगे भी तो क्या होने वाला है, बट वो आपकी सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट दे रही है। तो एनवायरनमेंट रिलेटेड ऐसे बहुत सारे हेलमेट्स हैं जो हमें पहनने चाहिए। हमें वेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमें करने चाहिए। उत्तराखंड ने बहुत अच्छा बोल्ड मूव किया कि बट इंडस्ट्री ने वह समझा और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे अब उनको वापस रिक्लेम कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन बढ़ा रहे हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है वो धीरे धीरे एफर्ट से कम। आप विकसित या विकास के नाम पर आप पूरा पहाड़ गायब कर रहे, दैट इज नॉट राइट। वो पहाड़ बनने में हजारों साल लगे और आप उसको काट के और ख़त्म करके चंद दिनों में एक हाईवे निकाल रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस सबके हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट लॉन्ग टाइम वो देखा जाए तो कॉस्ट डजंट मैटर। तो यस, गवर्नमेंट बना रही है पॉलिसीज़, आपकी और हमारी ड्यूटी उस पॉलिसी को अडॉप्ट करें और यस मॉडरेट करें, इम्प्रूवमेंट का हर कहीं। हाँ, तो जो आपने कहा कॉस्ट वाली आपने मुझे बात करी, तो डेफिनेटली मैं इस पॉइंट पे आना चाहूँगी कि कुछ लोग इसको कॉस्ट समझते हैं। दे फील दैट सस्टेनेबिलिटी इज एक्चुअली अ बर्डन, कॉस्ट वाला बर्डन ऑन देम, ठीक है। और वहीं कुछ बड़ी कंपनीज हैं, OEMs बोल लीजिए आप या बिग जैम्स बोल लीजिए, दे आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स। सो मतलब यस, अगेन कंफ्यूजिंग थिंग। इट इज़ नॉट अ कंफ्यूजिंग थिंग। देखिए, हर किसी का चश्मा है, हर किसी की नजरें। लोग अपने चश्मे से जो देखना चाहें वही देखते, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग। कॉस्ट, यस, द इनिशियल कॉस्ट इज लिटिल बिट हाई, बट आई डोंट थिंक सो लॉन्ग टर्म में अगर हम उसकी बात करें तो वो कॉस्ट कभी फुलफिल या होगी। बट यस, इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आपका घर है, 2 किलोवाट आपका कंजम्पशन है, आपने घर 10 साल पहले बनाया है, आज तक आप कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर चुके हैं। वहीं अगर आप 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगाएंगे, अगले 5 सालों में आप 25 साल का बिल ऑफसेट कर दें, और अगले 15 सालों तक आपको बिजली फ्री है। So this is something ROI or maybe investing for Yes, future. keeping future projection in the mind. Definitely. Okay. I want to discuss now something very important, CSR, corporate social responsibility, right? So many big companies publish their glossy CSR reports, right? इसमें भी बहुत ज़्यादा कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं ये ग्रीन वॉशिंग है, कुछ लोग बोलते हैं ये PR स्टंट है, राइट। सो व्हाट, इसमें कई बार ये डबल अकाउंटिंग वर्ड भी सुनने आता है, राइट, कि मैंने भी क्लेम कर दिया कुछ सस्टेनेबल इनिशिएटिव और आपने भी कर दिया, राइट। सो व्हाट इज योर कॉल ऑन इट? आई मीन, क्या CSR रिपोर्ट या जितनी भी रिपोर्टिंग्स होती हैं, क्या उसमें ग्रीन वॉशिंग होता है, या the real efforts are there in publishing those reports and उसके पहले भी उतना एक्शन किया जाता है towards sustainability? गुड क्वेश्चन सैली। इसको आंसर करने के लिए मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि CSR का नीड क्यों है, या CSR के जो फाउंडर थे वो CSR का कॉन्सेप्ट क्यों है।
CSR का कॉन्सेप्ट ये था कि जो प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, समाज के कुछ पिछड़े वर्ग को या लाइक स्किल वाइज, डेवलपमेंट वाइज मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उस प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ पार्ट वो सोसाइटी को दें। यस, कुछ इंडस्ट्रीज़ आज हैं जो ग्रीन वॉशिंग कर रही है या जो ग्लॉसी रिपोर्ट बना रही है, अपनी इमेज को और ज़्यादा बढ़ा रही है, ये चीज़ है। और इन्फिनिट एनवायरनमेंट सॉल्यूशन में हम लोग वही कह रहे हैं, लाइक वी आर द ब्रिज बिटवीन सोसाइटी, SMEs और OEMs, इन सबको बीच में ला करके उस चीज़ को एक क्लब करके, एक ब्रिज बनाकर एक पाथवे डिसाइड कर रहे हैं। यस, डबल अकाउंटिंग होती है जो कि एक ग्रीन वॉशिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर चीज़ें गलत हैं और स्टेक होल्डर उसको या शेयर होल्डर उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो मार्केट में क्रेडिबिलिटी और गुडविल पे एक बहुत बड़ा डेंट है। दैट इज़ अ डिबेटेबल एंड यस, इट इज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट आई वुड से। तो ये है। हाँ, इसको दूर करने के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, कई इंडस्ट्रीज कर रही है, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कंटिन्यू स्टेप्स ले रही है। जैसे CSR मैंडेट हुआ, आज इंडिया में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी मैंडेट है, बट उसके क्राइटेरिया थोड़े से हाई हैं कि लाइक 10 करोड़ से ऊपर अगर आपका CSR फंड है तो आपको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है। बट मैं गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर से ये कहना चाहूँगा, ऐसा मेरा इंडिविजुअल पर्सपेक्ट है कि वाई 10,000 करोड़ और 10 करोड़, वाई वी नॉट मोर देन 1 लाख? क्योंकि अगर मैं एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट की बात करूँ ग्रास रूट लेवल, तो बच्चों के स्कूल बिल्डिंग पे कलर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप उस स्कूल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें ताकि बच्चे आसानी से स्कूल आ सके। आप टिकरिंग लैब डेवलप करें जो बच्चों का, एवरी चाइल्ड हैज़ अ विंग, उनको अपना आसमान आप उड़ने दीजिए, वो अपने पंखों से उड़ जाएंगे। एवरी ब्रेन चाइल्ड इज, आप उनको बेसिक प्रोवाइड कीजिए। आप फ्री में बैग बांट देंगे, दैट इज़ नॉट अ CSR। आप डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप कीजिए। तो कहीं ना कहीं OEMs के पास ये लेक भी है कि CSR फंड का यूटिलाइज कहाँ करें। इन्फिनिट एनवायरनमेंट सॉल्यूशन में हम लोग उनको ड्यू डिलिजेंस करके देते हैं कि कहाँ, किस सोसाइटी में या किस ट्राइब में एक्चुअली CSR फंड का ज़रूरत है। आप CSR फंड में अगर 10 रुपये डाल रहे हैं तो 10 रुपये सही जगह डाल के आपको 100 रुपये का बाउंस बैक देगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो CSR को गुड इम्प्लीमेंटेशन और CSR का इम्पैक्ट निकालने के लिए आपको ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी। अगर MSMEs चाहते हैं कि उन्हें भी सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स लेना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, OEM के अपने कार्बन नेट ज़ीरो टारगेट ऑलरेडी डिफाइंड है। मैं एग्जांपल लूँ, मारुति, टाटा, ये बड़े ऑटोमोबाइल्स OEM हैं जो कि अपने खुद के नेट ज़ीरो गोल उन्होंने डिस्क्लोज कर रखे। अब बात आती है कि वैल्यू चेन्स पार्टनर लाइक SMEs की। तो MSMEs में ये बहुत ज़्यादा एक फैक्ट देखा गया है कि वो फंड ओरिएंटेड बहुत है। मतलब आज ही कमाना है, आज ही खर्चना है, और फिर कल के लिए भी आज ही प्लानिंग करनी है, लाइक दैट। तो सस्टेनेबल होने के लिए का सबसे ज़्यादा जो इमिशन है वो स्कोप 2 इमिशन है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ अ बिग चैलेंज। गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज़ हैं, या मैं बोलूँ ऐसे जो क्लस्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, बट उनकी नीड फुलफिल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, उन्हें 100 यूनिट का नीड है, आप उनको 5 यूनिट की सब्सिडी देंगे तो वो 95 यूनिट के लिए तो ऑलरेडी पे कर ही रहे, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उनके ये सॉल्यूशंस हैं कि वो आईरेक परचेस करें, अपने रूफटॉप्स लगाएं, डेवलप करें, थर्ड पार्टी इलेक्ट्रिसिटी लें,
ये सारी चीज़ें जो है उसमें आईरेक, आरएसीस, इंडियन आरएसीस, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू जनरेशन पे काम करती है। फॉर एग्जांपल अगेन, अगर मैं घर पे रूफटॉप लगाऊंगा तो ग्रीन एट्रीब्यूट्स मेरे पास है, मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम होंगे। बट सेम चीज़ अगर एमएसएमईज करेगी 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, इवन 500 किलोवाट, अगर वो ऐसे रूफटॉप अपने रूफ पे लगा रहे हैं, वो आईरेक में प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। उससे उनके दो फायदे हैं, एक तो खुद के कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी उन्हें मिलेगी जो कि ग्रीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, और वो अपने एनुअल रिपोर्ट में, अपने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में उसको मेंशन करेंगे। एज वेल एज वो उस आईरेक को सेल आउट करके भी, जो एक्सेसिव पावर है उसको सेल आउट करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन है एमएसएमईज के लिए। और जो उनके ओईएम का रिक्वायरमेंट है कि आप जो मुझे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो ग्रीन एनर्जी से बना होना चाहिए, तो वो भी ग्रीन एनर्जी से बन के आएगा, तो वो ओईएम का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर पाएंगे। सो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है जो आप बात कर रहे हैं कि ये देखा जाए तो एमएसएमईज इफ दे आर गोइंग फॉर आईरेक, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, तो इट मीन्स दैट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल है, बट मे बी दैट हैव द पोटेंशियल टू बी अ गुड कंट्रीब्यूटर फॉर द सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। माय मीनिंग इज दिस, लाइक इससे मुझे लगता है कि हम इसका एग्जांपल लें, अगर लाइक द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, और मे बी वी टॉक अबाउट इंदौर का ही दिस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और इफ आई से असम का बैम्बू प्लांटेशन, या वहाँ हर घर में बैम्बू होता है, और आई गेस स्टेट इज कंट्रीब्यूटिंग almost 60% in the bamboo stock, right? So do you really think ki Yes, absolutely. that counts? Absolutely. It is a good initiative, and it is a good example of collaborative initiative or least stakeholder collaboration. इंदौर वेस्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव है, आज से 10-12 साल पहले हम देखते थे सब जगह कचरे थे, बट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हुआ, आज डोर टू डोर कचरा सेग्रेगेट भी हो रहा है, ठीक भी हो रहा है। People are also developing that aspect. Yes. It is not a compliance, it is a behavioral change. Behavioral change, correct. वो एक अप्रिशिएशन वाली चीज है और वो होना चाहिए। सेम आसाम, रिसोर्सेस कम है, बट बैम्बू कल्टीवेशन, आज हम देख रहे हैं बैम्बूज की साड़ियाँ, सारी चीज, वो बैम्बूज जो है वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इवन घर, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, और वो एक अच्छे मार्जिन पे सेल भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो यस। So we talk about very good things, but let's talk about elephant in the room, that is cost. Having a solar plant, or maybe a wind project, or maybe some other kind of waste treatment plants, और इन सारी चीज़ों में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो डोंट यू थिंक इट एक्चुअली, जहाँ पर बिजनेसेस को उनके डेली रूटीन एक्सपेंसेस से मिलना होता है, दे हैव टू मीट आउट देयर डेली रूटीन एक्सपेंसेस, और एट द सेम टाइम उनको सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के लिए भी दे हैव टू बिल्ड अ फंड और मे बी इन्वेस्ट सम फंड, राइट? तो ये उनके लिए एक कॉस्ट बर्डन थिंग है या एक इन्वेस्टमेंट है? मतलब व्हाट्स योर कॉल ऑन इट? आई वुड से ये एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। यस, सम लिटिल बिट कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कहता कि 100% इन्वेस्टमेंट और 100% आप एनर्जी पूरी की पूरी ग्रीन करें। फॉर एग्जांपल, मैं छोटे से एमएसएमईज का एग्जांपल लेता हूँ। अगर एमएसएमईज का रिक्वायरमेंट मंथली 1 लाख यूनिट्स का है, तो 1 लाख यूनिट्स के लिए पूरा का पूरा 10 मेगावाट का प्लान इनिशियल बेसिस पे अगर वो लगाएगा तो यस, कॉस्ट इज सो मच हाई। बट अगर वो पार्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा, लाइक शुरू में वो 100 यूनिट के लिए प्लान लगाए या 10,000 यूनिट के लिए प्लान लगाए, वो अगले 10 सालों में अपने 1 लाख यूनिट की कंजम्पशन को कम कर देगा। उससे उसका कॉस्ट बर्डन भी कम होगा और वो सेल सस्टेन भी होता रहेगा। और वो एट द एंड ये देखेगा कि वो एनर्जी खुद की तो कंज्यूम करके प्रोडक्शन कर ही रहा है, एज वेल एज वो एनर्जी सेल भी कर रहा है आईरेक के फॉर्म में। तो वो रेवेन्यू जनरेशन, दिस इज समथिंग लाइक वी इन्वेस्ट, वी सेव, सो एग्जैक्टली वी हैव टू डू सिमिलर फॉर द sustainability initiatives as well, so that
this, this gives you not only the sustainable, I say, this not only give you the sustainable initiatives, but ultimately leads you to the, Circular economy. circular economy, or maybe in the growth economy. Growth economy, definitely. Okay. सस्टेनेबिलिटी में हम जो एंड हमारा रिजल्ट है टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रल एंड टूवर्ड्स क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी इज अ वेरी वास्ट, बट उसका कोर यही है कि आप वेस्ट से ही पैसा कमा रहे हैं, वेस्ट से ही एनर्जी ले रहे हैं, तो वो सेल्फ सस्टेन हो जा रहा है, इसलिए आप सर्वाइव कर पा रहे हैं सस्टेनेबली. It's something like invest in waste, but in a very smartest. So मुझे लगता है sustainability is not a solo game, right? यहाँ पर हर स्टेक होल्डर का अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट? तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि something, the roles and responsibilities of each and every stakeholder involved in the sustainability thing? Right. Yes, it is a very true. Sustainability is not a one-man army game. जैसे इकोसिस्टम अलग अलग वर्टिकल से मिलके कंप्लीट होता है, वैसे ही सस्टेनेबिलिटी में स्टेक होल्डर का इम्पोर्टेंस बहुत है. लाइक अगर मैं एक कंप्लीट फैमिली की बात करूं तो यस, ग्रैंड पेरेंट्स के अपने रोल्स हैं, मदर फादर के अपने रोल्स हैं, चाइल्ड के अपने रोल हैं, तो ही फैमिली कंप्लीट है. वैसे सस्टेनेबिलिटी वर्टिकल में OEMs का अपना रोल है, MSMEs का अपना रोल है, और उन दोनों वर्टिकल्स में काम करने वाले स्टेक होल्डर एम्प्लॉइयों का अपना रोल है. तो यस, ये सब कुछ, ये सारे मिलके एक साथ एक इकोसिस्टम में, एक सिस्टम में वर्क करता है, तो सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप होता है. तो यस, हर स्टेक होल्डर इम्पोर्टेंट है. So what we have learned from today's episode, sustainability, environmental sustainability is not something, very basic thing. It is the foundation of our survival. And each and every stakeholder, whether it's an individual, MSME or OEMs, everyone have their role to play. So, to my listeners and my audience, sustainability is something on which we have to act today, not tomorrow. Mr. Alok, thank you so much for coming to the show and giving your valuable insights on sustainability, and that too go on the core environmental sustainability. Yeah, thank you very much.